सेकेंड ईयर क्लास। आज हम चैप्टर 18 ट्रांजिशन मेटल के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चे आपने यही शॉर्ट तैयार करने हैं इस चैप्टर में, क्योंकि आना एक शॉर्ट है और ये चैप्टर का लॉन्ग आपने तैयार नहीं करना। तो ये शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ए देखते हैं। वाई इज़ जिंक नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांजिशन मेटल। बेटे ये जो जिंक है ये ट्रांजिशन मेटल में हम शामिल नहीं करते। अल्दो इट शोज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद डी ऑर्बिटल्स, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, जो कि ट्रांजिशन मेटल में भी होता है। एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये उसी का मेंबर है, लेकिन फिर भी हम इसको ट्रांजिशन मेटल काउंट नहीं करते। इसकी रीज़न बतानी है। जी बेटे देखें, इसको समझते हैं। ये जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 4S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने देखा होगा कि हम जिंक को ना अक्सर Zn2 पॉजिटिव लिखते हैं, यानी ये मेटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर देता है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? ये 4S के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जिंक के पास अभी भी 3D में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी अभी भी ये कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इतना पढ़ते हैं। कहता है जिंक बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक, ये इस डी ब्लॉक में शामिल है बिकॉज क्योंकि इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ दिस, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी है। हाउ एवर, लेकिन जिंक इज़ नॉट कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन मेटल, इसको ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते बिकॉज बोथ जिंक एंड इट्स कॉमन आयन जिंक 2 पॉजिटिव हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। बेटे इनका डी ऑर्बिटल हमेशा मुकम्मल रहता है, जबकि अब मेन बात है ट्रांजिशन मेटल्स मस्ट पोजेस पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो बात याद रखें, जो भी ट्रांजिशन मेटल होता है ना उसमें डी ऑर्बिटल हमेशा कंप्लीट नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है? पार्शली फिल होता है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से लूज़ किए जाते हैं। जबकि जिंक साइड वाले इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, डी ऑर्बिटल को वो छेड़ता ही नहीं है। डी ऑर्बिटल मुकम्मल तौर पर फिल रहेगा, तो हम जिंक को ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते। जी तो क्वेश्चन बी देखते हैं। व्हाट इज़ द कोरिलेशन, क्या ताल्लुक है बिटवीन एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स टू एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटे ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना ये मुख्तलिफ, वेरिएबल कहते हैं मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे होते हैं, और देयर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या कोरिलेशन या ताल्लुक है, आइए देखते हैं। देखिए बेटे कहता है जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन बोथ NS एंड N-D ऑर्बिटल। अब ऊपर वाले सवाल से ना कंपेयर करते हैं। ऊपर वाले सवाल में क्या था, ये देखें ये 3D है और 4S है। ये जो N है ये शेल का नंबर होता है। अगर मैं कंसीडर करता हूँ 4, N को 4 मानता हूँ ना, तो ये क्या लिखा हुआ है 4S, और फिर ये लिखा हुआ है N-D, तो N मैंने 4 माना हुआ है, तो 4-1 सॉरी N-1 लिखा है ना, तो 4-1 यानी 3 हो जाएगा। तो वही बात होगी, 4S में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3D में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि ऊपर भी देखे 4S में भी है और 3D में भी इलेक्ट्रॉन है। अब कहता है सिंस दीज ऑर्बिटल्स हैव नियरली द सेम एनर्जी, यानी ये जो 4S का ऑर्बिटल है और ये जो 3D का ऑर्बिटल है ना, इलेक्ट्रॉन दोनों में मौजूद है और दोनों की एनर्जी क्या है? ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द बोथ ऑर्बिटल। तो कभी ये ट्रांजिशन मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं इस 4S के ऑर्बिटल से और कभी 3D के ऑर्बिटल से। तो अगर 4S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अगर 3D से निकलेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट आएगा। यही वजह है कि ये जो ट्रांजिशन मेटल है ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर हमें देते हैं एज अ रिजल्ट। और फिर क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दोनों सबशेल्स में मौजूद हैं या ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, और ये ऑर्बिटल्स सेम तकरीबन एनर्जी रखते हैं। तो कभी ये वाला ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, कभी ये वाला, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर आता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम आयरन की बात करते हैं ना, तो आयरन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बेटे आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 4S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3D में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर 4S के दोनों इलेक्ट्रॉन आयरन निकाल दे तो वो बन जाता है Fe2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है।
लेकिन अगर साथ वाले में से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो ये बन जाता है Fe3 पॉजिटिव। तो अब इस वजह से आयरन का देख सकते हैं कि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। जी बच्चे, क्वेश्चन सी देखें, हाउ डू ट्रांजिशन मेटल्स फंक्शन एज इफेक्टिव कैटलिस्ट। तो बेटे ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, ये बड़े इफेक्टिव यानी बड़े अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। और आपको कैटलिस्ट का याद है क्या होता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को तेज़ करता है और ख़ुद इस्तेमाल नहीं होता। और एक और बात, ये रिएक्शन को कैसे तेज़ करता है बेटे? ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। एक्टिवेशन एनर्जी जब कम होती है तो रिएक्शन इजीली, जल्दी और तेज़ी से हो पाता है। और साथ में आपने गिव सम एग्जांपल, आपने कुछ एग्जांपल भी देनी है। जी तो बच्चे देखें, कहता है जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना, दे एक्ट एज कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट का काम करते हैं बिकॉज दे कैन अडॉप्ट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ऊपर वाला जो सवाल पड़ा है वो ये था कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट क्यों होती है, और इस सवाल में क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट या वेरिएबल होने की वजह से क्या फ़ायदा है कि ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट, यानी ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। एंड फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस ड्यूरिंग रिएक्शन, और रिएक्शन के दौरान ये दरमियान वाला, इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियान वाला, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। बेटे एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी ना, रिएक्शन उतना जल्दी होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैंने एक मिसाल दी हुई है कि जो आयरन Fe है वो हैबर प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट काम करता है, और आयरन जो है बेटे वो क्या है? एक ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, आयरन क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। सो यहाँ पर N2 नाइट्रोजन और 3H2 यानी हाइड्रोजन जो है वो मिलकर अमोनिया बनाते हैं, ये हैबर प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर Fe यानी आयरन काम करता है एज आ कैटलिस्ट। बच्चे एक और मिसाल ले लें, ये एक आयरन वाली मिसाल आपने ले ली। दूसरी मिसाल लिख लें कि जो टाइटेनियम होता है ना, टाइटेनियम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, एक्ट एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का काम करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, सो ये हमारे पास दूसरी मिसाल हो गई किसकी? जिसमें ट्रांजिशन मेटल एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। ओके बच्चे, क्वेश्चन डी पे मूव करते हैं। वाई द कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना जिसमें Cr क्रोमियम है, En मैं आगे जवाब में बताता हूँ क्या होता है, वो 3 है और उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है, सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, En की जगह वाटर आ गया। ठीक है, और वो 6 है, इसको लिगेंड बोलते हैं ना, और ऊपर 3 पॉजिटिव है। कहता है ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है इस कॉम्प्लेक्स की निस्बत जिसमें वाटर है। ऐसा क्यों आपने बताना है। जी तो बेटे इससे पहले ना, शुरू करने से पहले तो आप ये देख लें En है क्या। En यानी इथाइलिन डायअमाइन, ये En का फुल नेम है। अब सबसे पहले जब हम ट्रांजिशन मेटल को यूज़ करते हैं ना कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ये लिखना है ट्रांजिशन मेटल, तो क्या होता है कि सेंटर पे ना मेटल होता है और बाहर नेगेटिव स्पीशी होती है या ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास ना इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, और उस स्पीशीज़ को हम बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, और ये लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उस सेंटर वाले मेटल की तरफ। ऑलराइट, अब वो कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना जिसमें En है, ये मोर स्टेबल है किससे? जिसमें वाटर है, क्योंकि दूसरा कंपैरिजन हमने किस में किया है? जिसमें H2O यानी वाटर काम कर रहा है एज अ लिगेंड। तो ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि बेटा ये जो En है ना, ये बायडेंटेट लिगेंड है। अब ये लफ्ज़ से क्या मुराद है? देखिए लिगेंड ने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करना होता है। बायडेंटेट ऐसा लिगेंड होता है जिसके अंदर 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उसको बोलते हैं बायडेंटेट लिगेंड, जैसा कि En यानी इथाइलिन डायमाइन है। लेकिन दूसरे साथ में कंपैरिजन में क्या है? H2O वाटर क्या है? वाटर बेटे मोनोडेंटेट है, मोनो है, यानी उसमें से सिर्फ एक जो एटम है ना वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सो आप देखें 2 एटम अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, जबकि एक डोनेट करेगा तो बेटे कम स्टेबिलिटी आएगी। सो
ये जो EN है यानी इथाइलिन डाइअमाइन, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है दैट फॉर्म्स किलेट रिंग्स। इससे क्या बनता है? किलेट रिंग बनती है। देखिए बेटा, जो 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होते हैं ना, तो यहाँ पे 2 एटम जब डोनेट करते हैं तो वो रिंग की शक्ल में आ जाता है, उसको बोलते हैं किलेट रिंग्स। ठीक है, विद क्रोमियम, क्रोमियम के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर वाला मेटल है वो क्रोमियम यूज़ किया जा रहा है। इन कंट्रास्ट, जबकि इसके मुकाबले में अगर हम EN की जगह वाटर H2O यूज़ करते हैं ना, तो वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, यानी जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है एंड फॉर्म्स वीकर कॉम्प्लेक्स। तो जब एक डोनेट करता है तो कॉम्प्लेक्स कमज़ोर या वीक बनता है। एक्सप्लेनेशन देखें, कहता है द किलेट इफेक्ट। ये किलेट इफेक्ट क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हैं। जब 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो इससे रिंग बनती है, उसको बोलते हैं किलेट इफेक्ट। इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, और बेटा स्टेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि अब डोनर ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ज़्यादा हैं। बिकॉज द मेटल आइन इज़ हेल्ड बाय द लिगेंड एट 2 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर मेटल आइन को 2 पॉइंट पर होल्ड किया जा रहा है। जी तो बेटे क्वेश्चन E देखते हैं। डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करनी है। एंड द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन इट्स कंपोनेंट्स। तो उनमें कौन सी बॉन्ड बनती है। कॉम्प्लेक्स मैंने बताया है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? सेंटर पे कोई मेटल होता है और उसके इर्द गिर्द क्या होती हैं? लिगेंड स्पीशी होती हैं। और लिगेंड स्पीशी क्या होती हैं? जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकती हैं। सो कहता है अ कॉम्प्लेक्स इज़ अ कंपाउंड। ये कंपाउंड ऐसा होता है इन विच सेंट्रल मेटल आइन, जिसमें बेटे सेंट्रल पे मेटल होता है, इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स। उसके गिर्द क्या होती हैं? लिगेंड्स होती हैं। द बॉन्ड बिटवीन द मेटल आइन, ये जो सेंट्रल मेटल है इसके, और लिगेंड जो किनारे पे होता है, इसके दरमियान कौन सी बॉन्ड बनती है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसी होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो कोई एक स्पीशी शेयर कर रही हो, डोनेट कर रही हो। जैसा कि यहाँ पर सिर्फ लिगेंड डोनेट करती हैं और मेटल का सिर्फ उसको एक्सेप्ट करता है, मेटल का आइन। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस बॉन्ड में बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द लिगेंड। सिर्फ लिगेंड होता है जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर या डोनेट करता है, वाइल द मेटल आइन एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, जबकि ये मेटल सिर्फ उसको एक्सेप्ट ही करता है। जी तो बेटे मूव करते हैं क्वेश्चन F के ऊपर। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। आपने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये बताना है पहले, एंड गिव दिस नंबर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपने कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कि कितना है। जी तो बच्चे देखें, अगर इस मेटल को कुछ लिगेंड ने सराउंड किया, जैसा कि एक लिगेंड ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, तो अगर इस मेटल को 6 लिगेंड्स ने सराउंड किया है ना, तो फिर 6 ही कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स बनते वक्त जो मेटल है उसको सराउंड करने वाले नंबर ऑफ लिगेंड्स, दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द नंबर ऑफ द डोनर एटम्स, यानी लिगेंड्स। जितने लिगेंड्स होंगे उनका नंबर ही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और वो लिगेंड क्या करते हैं? डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल आइन, वो सेंटर वाले मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं। अब हमें इस कंपाउंड का क्या बताना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर बेटे देखें, Fe क्या है? सेंटर वाला मेटल है, और Cn यानी सायानाइड क्या है? ये लिगेंड है। और ये कितने हैं? यहाँ पर 6 लिखा है ना, तो 6 ही क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 6, क्योंकि ईच सायानाइड आइन, Cn नेगेटिव आइन, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। Cn 6 है ना, तो हर सायानाइड Cn एक पेयर को डोनेट करता है। एंड देयर आर 6 सायानाइड आइंस, और यहाँ पर 6 सायानाइड के आइंस हैं अटैच टू द आयरन, जो कि इस Fe यानी आयरन के साथ अटैच्ड है। जी तो बेटे क्वेश्चन G देखते हैं। डिफाइन अ बाइडेंटेट लिगेंड। ये जिक्र ऊपर भी मैंने इस सवाल में किया है, ये जो D सवाल है इसमें भी बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है। एंड स्टेट हाउ मैनी बॉन्ड्स इट फॉर्म्स टू द सेंट्रल आइन। जो सेंट्रल का मेटल का आइन होता है उसके साथ ये कितनी बॉन्ड्स बनाता है। सो बच्चे ऊपर भी जिक्र हुआ है, तो अ बाइडेंटेट लिगेंड इज़ अ लिगेंड, ये ऐसा लिगेंड होता है दैट कंटेन्स 2 डोनर एटम। यस, इसमें इस एक ही लिगेंड के अंदर 2 एटम्स क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होते हैं। तो 2 डोनर एटम्स होते हैं एंड कैन अटैच टू द सेंट्रल मेटल आइन थ्रू बोथ एटम्स। और यहाँ पर बोथ यानी दोनों एटम्स ही क्या होते हैं?
सेंटर के मेटल के आयन के साथ अटैच करते हैं अपने आप को, ठीक है। सो इट फॉर्म्स टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना, क्योंकि यहाँ पर दो मेटल के आयन दो यहाँ पर जो है ना वो डोनर एटम्स होते हैं, तो ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। एक्सप्लेनेशन क्या है, जो ऊपर मिसाल पड़ी ना, EN यानी इथाइलिन डाइअमाइन इज़ एन एग्जांपल ऑफ बायडेंटेट लिगेंड। तो ये बायडेंटेट लिगेंड की मिसाल है, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ टू नाइट्रोजन एटम। ये बात वहाँ पर नहीं की, इसके अंदर दो एटम्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं बेटे, वो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, तो जाहिर है फिर दो यानी टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। जी बच्चों, अभी हम क्वेश्चन H को समझते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ये बेसिकली लिगेंड है, ठीक है। एंड लेबल इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग साइट, और आपने इसके अंदर वो साइट, वो जगहों को लेबल करना है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रही हैं। जी तो बच्चे, ये स्ट्रक्चर है, हम इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले इसका फुल नेम देखते हैं। ये EDTA बेसिकली क्या है। E फॉर इथाइलिन, D फॉर डाइअमाइन, ये T है टेट्रा, और आखिर वाला A है एसीटेट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट से क्या मुराद होता है, हेक्सा मीन 6, डेंटेट 6, इसमें एटम्स होंगे 6, जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं। ये वैसा लिगेंड है। अब ये 6 कौन से हैं, सबसे पहले ये ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन। ये 4 चीज़ें आपने लेबल कर दी। उसके बाद एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, ये 4 और 2 6 हैं हमारे पास, क्या ऐसे एटम्स, 4 ऑक्सीजन के एटम्स, 2 नाइट्रोजन के एटम्स, जो कि बेसिकली बेटा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं। सो इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। Thus EDTA forms 6 coordinate bonds with the central metal ion। तो जाहिर है कॉम्प्लेक्स बनते वक्त यहाँ पर M है ना, M क्या है, मेटल है, ओके। तो इस सेंटर वाले मेटल को डोनेट करने हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर इन सब एटम्स ने। एक्सप्लेनेशन में क्या है, बिकॉज EDTA बाइंड्स थ्रू द 6 डोनर एटम्स, सो इट फॉर्म्स वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये बहुत स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऐसी स्पीशीज़ हैं, 6 ऐसे एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहे हैं। जी तो बेटे क्वेश्चन आई देखते हैं। ड्रॉ द कलर व्हील, आपने कलर व्हील बनाना है। यूज टू प्रिडिक्ट द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और आपने ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स का कलर बताना है हमें। ऑल्सो पेयर अप, और पेयर्स बना लें द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स विद ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर के एक दूसरे के साथ पेयर बना लें। जी तो बच्चे, सबसे पहले ये कलर व्हील है आपके सामने। इस कलर व्हील में एक बड़ी ख़ास बात देखते हैं। यहाँ पर आपको येलो नज़र आ रहा है, और येलो के बिल्कुल ऑपोजिट है वॉयलेट। तो बेटे ये दोनों कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी कलर व्हील के अंदर आने वाले ऑपोजिट कलर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ, ये रेड है, और रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। ये ब्लू है, ब्लू का ऑरेंज होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते क्या हैं, जो कलर व्हील में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, ऑपोजिट आ रहे हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर द पेयर ऑफ कलर्स दैट लाई ऑपोजिट ईच अदर ऑन द कलर व्हील। कलर व्हील पे वो एक दूसरे के बेटे ऑपोजिट होते हैं। जैसा कि जो इम्पोर्टेंट है वो आपने पेयर बना लेने, आपसे सवाल में पूछा भी गया हुआ है। रेड का ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो आप देख सकते हैं ये रेड है और इसके सामने ये ग्रीन आ रहा है, ठीक है। सो बेटे रेड का ग्रीन हो गया, ऑरेंज का ब्लू होता है, तो यहाँ पर ये ऑरेंज है और उसके सामने ये ब्लू पड़ा हुआ है, और येलो का वायलेट होता है। सो ये येलो है और उसके सामने बेटे वायलेट पड़ा है। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का पेयर अप कर लिया हमने। जी तो अब हम ट्रांजिशन मेटल का भी इसी सवाल में पार्ट है कि एक कॉम्प्लेक्स, यानी ट्रांजिशन मेटल से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है ना। तो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वन कलर, अपीयर्स इन द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मिसाल के तौर पर आपने अगर एक कॉम्प्लेक्स को रेड कलर दिया तो वो रेड एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वो आपको नज़र आएगा ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री। आपने उसको येलो कलर एब्जॉर्ब करवाया
यानी आप सोच रहे थे कि वो येलो नज़र आएगा लेकिन वो नज़र आ रहा है वायलेट। तो ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इफ़ ऑरेंज लाइट इज़ एब्जॉर्ब, अगर वो कम्प्लेक्स कौन सी लाइट जज़ब करे, ऑरेंज, तो द कम्प्लेक्स अपीयर ब्लू, क्योंकि ऑरेंज और ब्लू आपस में कम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये रहा ऑरेंज कलर और उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर है ब्लू कलर, ठीक है। सो ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करके ब्लू आना, ये होता है ट्रांजिशन मेटल के अंदर। अब इसकी रीज़न भी मैंने लिखी है कि वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। देखें, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर ना डी ऑर्बिटल बेसिकली इन्वॉल्व होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डी ऑर्बिटल काम कर रहा होता है। तो बेटे ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है यानी तोड़ लेता है, ठीक है, इनटू 2 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल्स के अंदर अपने आप को तोड़ लेता है। इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन किसी एक कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं, एंड जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। यानी बेसिकली क्या हुआ कि डी ऑर्बिटल ने, यहाँ पे लिखा हुआ था डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल ने अपने आप को 2 एनर्जी लेवल में तोड़ लिया, एक लो एनर्जी और एक हाई एनर्जी लेवल में। आपने जब उसको लाइट दी, किसी एक कलर की लाइट दी, लेट सपोज आपने ऑरेंज लाइट दे दी, वो लाइट की एनर्जी को जज़ब करके इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ मूव करता है। हाई एनर्जी पे जाके उसका कलर उसका कम्प्लीमेंट्री यानी ब्लू बन जाएगा अगर आपने ऑरेंज दी हुई। तो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं लोअर लेवल टू हायर लेवल, द एब्जॉर्ब्ड कलर डिसअपीयर, जो आपने कलर दिया वो गायब हो जाएगा, जैसा कि ऑरेंज गायब हो जाएगा, एंड आवर आइज सी द कम्प्लीमेंट्री कलर। जी तो बेटा क्वेश्चन जे समझते हैं। डिफाइन के स्टैब लिखा हुआ है, के कहते हैं कांस्टेंट को और ये स्टैब बेसिकली स्टेबिलिटी है। तो ये हुआ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन करें आप, हाउ इट रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कहता है ये जो कांस्टेंट होता है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यानी जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें कैसे बताता है। सो कहता है जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है के स्टैब मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये आपको क्या बताता है कि कोई कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। ओके, अब यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम एक इस्टेब्लिश करते हैं। एक ये है एम यानी मेटल। आपको याद है ना कॉम्प्लेक्स में क्या चीज़ होती है, सेंटर पे एक मेटल का आयन होता है और उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, सॉरी। और लिगेंड क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं। सो ये एम यानी वो वाला मेटल है और एल यानी उसके इर्द गिर्द आने वाले लिगेंड्स हैं। इनसे क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हमने एम एल बोला। यानी जब ये मेटल और लिगेंड आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे, डोनेट करेंगे, सो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा एम एल। अब ये जो के स्टैब है ना, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये बेसिकली एक बटा है या रेशो है किसके दरमियान, ये जो प्रोडक्ट है एम एल जो कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स है वो ऊपर रखना है और नीचे आपने रिएक्टेंट रखने हैं जो कि मेटल और लिगेंड है। तो मेटल और लिगेंड क्या है, रिएक्टेंट है। अब लेट सपोज समझते हैं कि ये जो के स्टैब है ना, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है। एक रिएक्शन है जिसमें ये कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा होने से मुराद है कि ये जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है एम एल, ये ज़्यादा होगा तो ही क्या होगी, ये कांस्टेंट बड़ी वैल्यू होगी। और प्रोडक्ट क्या चीज़ है, प्रोडक्ट बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स है ना जो बन रहा है। सो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बन रहा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी का कांस्टेंट ज़्यादा होगा। सो के स्टेप कहता है अगर लार्ज वैल्यू हुई ना के स्टेप की, इंडिकेट उससे क्या पता लगेगा, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये ज़्यादा स्टेबल है। बिकॉज क्योंकि मोर प्रोडक्ट इज़ फॉर्म, क्योंकि यही प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा बन रहा है और ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। जी तो बच्चे क्वेश्चन के को समझते हैं। हाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमने लेना है, हैज़ 2 शेप, और इसी की 2 शेप्स हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। ऐसा क्यों? देखिए बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे होगा, अगर सेंटर वाले मेटल के साथ 4 इस तरह के लिगेंड लग जाएं तो फिर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि आपको पता है जितने ये वाले लिगेंड होते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का। सो पढ़ते हैं, कहता है कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हमने कॉम्प्लेक्स बनाना जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखा हमने, मे हैव ईदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो इसी 4 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर की ही 2 शेप्स हो सकती हैं, या तो वो टेट्राहेड्रल शेप हो सकती है या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शेप हो सकती है। अब ऐसा क्यों?
कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो दोनों में 4 हैं, यानी दोनों में 4 लिगेंड लगे हैं ना, तो फिर शेप कैसे डिफरेंट हो सकती है? क्योंकि बच्चे जो ज्योमेट्री है ना या शेप है वो लिगेंड के या कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड नहीं करती कि नंबर 4 है तो जितने भी हों सब शेप सेम हो, नहीं, वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर कि ये जो लिगेंड लगेंगे ये किस नेचर के हैं। नेचर डिफरेंट होगी तो उनकी शेप डिफरेंट होगी। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल आयन, ये जो सेंटर पे मेटल है इस पे भी शेप डिपेंड करती है। तो लिगेंड के नंबर पे शेप डिपेंड नहीं करती कि वो नंबर 4 हैं तो एक ही शेप होगी सब में, ऐसा नहीं है। लिगेंड अलग होंगे, उनकी नेचर अलग रखोगे तो शेप भी डिफरेंट होगी। अब एक्सप्लेनेशन के तौर पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं एग्जाम्पल जी। तो इस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, इसमें ZN या ZN क्या है, सेंटर का मेटल है, आयन मेटल वाला, और क्लोरीन Cl क्या है, यहाँ पर लिगेंड है, और कितने हैं 4, क्योंकि हमने 4 ही लेने हैं। तो उससे शेप बनती है टेट्राहेड्रल, जो कि बेटे ये शेप होती है। ये शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। ओके, लेकिन अगर हम जिंक की बजाय PT यानी प्लाटिनम ले लें, वो भी एक सेंटर मेटल है ना, लेकिन मैंने डिफरेंट कर दिया, और साथ ही मैं लिगेंड क्लोरीन 4 लेने के बजाय 2 क्लोरीन ले लूँ और अमोनिया भी 2 ले लूँ, यानी लिगेंड भी फ़र्क कर दिया, डिफरेंट कर दिया, और सेंटर वाला मेटल का भी फ़र्क कर दिया। तो अब शेप आती है स्क्वायर प्लेनर, यानी ऐसे, जैसा कि यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर ये सारे लिगेंड जुड़े हुए हैं एक स्क्वायर की शक्ल में, एक प्लेन में, एक प्लेन में, कोई इस तरह से ऊपर को नहीं आ रहा, बल्कि सारे एक प्लेन में मौजूद हैं, और इनकी शेप कैसी बन रही है, जैसा कि एक स्क्वायर एक डिब्बा हो जी। तो बच्चे क्वेश्चन L को समझते हैं। इलस्ट्रेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आपने बताना है कि ये जो कंपाउंड है ना, ये वही वाला है जो अभी मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर शेप दिखाई है। इस कंपाउंड में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलती है? सो कहता है कि ये जो कंपाउंड है जिसमें PT प्लाटिनम है, अमोनिया है और क्लोरीन है, बच्चे ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसके 2 फॉर्म्स होती हैं, 2 आइसोमर होते हैं, एक है सिस आइसोमर और एक है ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब सिस आइसोमर मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इसमें देखते हैं। पहली बात ये याद रखिएगा कि इस कम्प्लेक्स के अंदर ना प्लाटिनम क्या है, सेंटर वाला मेटल होगा, अमोनिया NH3 2 हैं, ये दोनों लिगेंड हैं, क्लोरीन Cl भी 2 हैं और ये भी क्या है, लिगेंड है। तो एक अमोनिया लिगेंड है, यानी 2 उनका नंबर है, और एक क्लोरीन लिगेंड की टाइप है और उसके भी 2 नंबर हैं। नाउ प्लीज़ फोकस, यहाँ पर ये PT प्लाटिनम सेंटर का मेटल है और इसके साथ अमोनिया 2 लगे होंगे और क्लोरीन भी 2 लगे होंगे। लेकिन अब देखें सिस शक्ल में अमोनिया जो कि सेम लिगेंड है ना, वो साथ में एडजेसेंट बोलते हैं इसको। एडजेसेंट कहते हैं साथ साथ होना, जुड़े होना। इस तरह क्लोरीन क्या है, सेम लिगेंड है, तो वो साथ साथ, यानी वो भी एडजेसेंट है। और आगे ट्रांस आइसोमर में वही प्लाटिनम है, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, अमोनिया ये है और दूसरा अमोनिया यानी उस तरह का जो सेम लिगेंड है वो क्या है, ऑपोजिट पड़ा है, तो ये होती है ट्रांस आइसोमर। क्लोरीन सेम है और दूसरा क्लोरीन जो जैसा है वो उसके ऑपोजिट पड़ा हुआ है। सो सिस आइसोमर में क्या होता है, जो सिमिलर या सेम तरह के लिगेंड है ना वो एडजेसेंट होते हैं, अमोनिया के साथ ही अमोनिया पड़ा हुआ है। ट्रांस आइसोमर में बेटा जो सिमिलर यानी एक तरह के लिगेंड है ना वो ऑपोजिट होते हैं। क्लोरीन के सामने आएगा क्लोरीन ऑपोजिट साइड पे, अमोनिया के ऑपोजिट आएगा अमोनिया। तो ये वो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है जो कि ये कम्प्लेक्स शो करता है। नाउ द 2 आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी ये सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी जी। तो बच्चे क्वेश्चन M की बारी है। गिव मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ सिस प्लांटिन। बच्चे जो सिस प्लांटिन है ना ये एक ड्रग है, ठीक है, तो आपने बताना है कि ये मेडिसिन में इसकी क्या अहमियत है या इसका काम क्या है जी। तो बेटे आंसर देखते हैं। सिस प्लांटिन इज़ एन इम्पोर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग। बेसिकली ये एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर को रोकता है। कैसे रोकता है ये बायो वाले बच्चों को तो पता है, और जो बायो के अलावा वो भी सुन लें, बायो वाले भी रिवाइज कर लें। देखिए नॉर्मली बॉडी में क्या होता है कि सेल ना, हमारा बॉडी का एक सेल है वो 2 में डिवाइड करता है, तो ये बॉडी में 2 सेल बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डिवीजन में ना इसका जो DNA होता है इस सेल का वो भी बेसिकली डिवाइड कर रहा होता है ना, क्योंकि जब पूरा सेल कर रहा है तो उसके अंदर DNA भी डिवाइड करता है। तो ये तो होती है कंट्रोल तरीके से डिवीजन। लेकिन बच्चे अगर ये डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए, मतलब ये सेल यहाँ तक रुके नहीं,
ये मज़ीद बिना बताए डिवाइड करते रहें बॉडी में, ये भी मज़ीद बिना बताए डिवाइड करते रहें, और फिर यहाँ भी कहानी न रुके, यानी ये मज़ीद डिवाइड करते रहें तो क्या होगा, सेल ऐसे गुच्छे की शक्ल में बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएंगे, और इस सेल के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, जिसको बेटे उर्दू में रसोली भी कहते हैं। अब ये होता ही है कैंसर, यानी जब सेल बहुत डिवाइड करे और ये बॉडी में फैल जाए, यानी ये जो ट्यूमर है ना, ये बॉडी में फैलना शुरू कर दे, बॉडी के किसी एक पार्ट में ट्यूमर बने और फिर किसी और पार्ट में चला जाए, किसी और पार्ट में चला जाए, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कैंसर स्टेज बोलते हैं। तो अब ये जो एंटी कैंसर ड्रग है ये क्या करेगी, ये इस सेल के इस डीएनए को रोकेगी, क्योंकि अगर डीएनए रुक जाए ना, डिवाइड ना करे, तो सेल की भी मजाल नहीं है कि वो आगे डिवाइड करे। सो इस तरह से सेल मज़ीद डिवाइड करने से ऐसे रुक जाएगा। ऑलराइट, तो वही बात कि सिसप्लांटिन एक इम्पॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग है जो कि ट्रीट करती है, इलाज करती है इन सारे कैंसर का। टेस्टिक्यूलर कैंसर, टेस्टिक्यूलर बेसिकली मेल्स में टेस्टीज होते हैं ना, उनमें कैंसर का इलाज करती है। ओवेरियन कैंसर, जो फीमेल में ओवरीज होती हैं उनका कैंसर, ये फीमेल के और मेल के ये दोनों क्या हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। उसके बाद है लंग कैंसर, यानी अगर लंग्स के अंदर कैंसर हो जाए तो उसका इलाज करने के लिए सिसप्लांटिन यूज़ करते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुने। सिसप्लांटिन स्लो डाउन और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल। ये जो सेल हैं, जो कैंसर सेल हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता बने ही जाएंगे, इनको स्टॉप करना है या इनको स्लो करना है। और कैसे करना है, इंटरफेयरिंग विद द डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो डीएनए है जो खुद को अपने आप को रेप्लिकेट करवा रहा है, यानी डबल करवा रहा है, इसको इंटरफेयर करना है जाकर। जी बच्चे, अभी हम क्वेश्चन एन देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन इज एडेड टू कोबाल्ट 2 हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। यानी आपने क्या करना है इस सवाल में, इस सवाल में पहले आपने ये बताना है कि कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के अंदर, यानी पहले ये बताना है कि कैसे बनता है, और जब आप इसमें ऐड करेंगे ना एक्सेस अमोनिया सॉल्यूशन, यानी बहुत सारा अमोनिया, तो क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस कोबाल्ट को हाइड्रोक्साइड यानी OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बनेगा कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। ठीक है बच्चे, ये जो कोबाल्ट के साथ ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसा कि कोबाल्ट के ऊपर 2 पॉजिटिव है ना, 2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो कहता है कोबाल्ट का जो आयन है, यानी ये वाला, ये रिएक्ट करता है विद हाइड्रोक्साइड आयन, यानी इसके साथ, टू फॉर्म, और बनाता है ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट। यानी ये बनता है प्रेसिपिटेट जो कि कोबाल्ट 2 हाइड्रोक्साइड है, यानी दिस वन। और ये किस कलर का होता है बेटे, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पूछा गया था कि ये बनाना कैसे है, ये तो मैंने आपको बताया ना, आपने भी जवाब में लिख देना है। वैसे इसको नॉर्मल करते हैं, यस। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए बच्चे, ये हमारे पास कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड बन गया। अब मैं इसके अंदर NH3 यानी अमोनिया ऐड करता हूँ, सो क्या होगा, ये अमोनिया लिगेंड का काम करेगा और ये इस OH को बाहर निकाल देगा, तो ये OH नेगेटिव बाहर आ गया। अब जो आपने अमोनिया 6 लिए हैं ना, वो इस कोबाल्ट के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ये कम्प्लेक्स बन जाता है बेसिकली। सो कहता है अमोनिया NH3 एक्ट एज अ लिगेंड, वो लिगेंड का काम करता है क्योंकि कोबाल्ट के साथ वो आके जुड़ा है ना, ये कोबाल्ट है, ये अमोनिया। कोबाल्ट सेंटर के ऊपर जो मेटल होता है वो होता है, और साथ में अमोनिया लिगेंड होता है। व्हेन एक्सेस अमोनिया इज़ एडेड, बेटे जब आपने बहुत सारा अमोनिया इसमें ऐड कर दिया ना, तो इट्स मोलिक्यूल सराउंड द कोबाल्टाइन, तो अमोनिया के मोलिक्यूल इस कोबाल्ट को कवर अप करेंगे, उसके गिर्द आके सराउंड कर देंगे, फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और इससे ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। नाउ प्लीज़ फोकस, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। बच्चे ये अनस्टेबल होता है हवा के अंदर, एयर के अंदर। सो कहता है जो कॉम्प्लेक्स साइन बना जिसके ऊपर ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल होता है एयर के अंदर। सो इसने अपने आप को तब्दील करना है, कैसे, 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में तब्दील होता है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को मज़ीद लॉस करता है, अपने में से निकालता है ना, तो 2 पॉजिटिव से मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बन जाएगा, 3 पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन करना या ऑक्सीडाइज होना। इट मीन ये कॉम्प्लेक्स मज़ीद ऑक्सीडाइज होकर 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव कर लेता है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कहता है कि ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आती है और वो ऑक्सीडाइज करवाती है इस कोबाल्ट को फ्रॉम 2 पॉजिटिव टू 3 पॉजिटिव। यानी ये 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव कौन करवा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन करवा रही है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर से आ रही है। जी तो बच्चे लास्ट O वाला सवाल देखें, इज़ देयर एनी इफेक्ट
ऑफ एक्सेसिव डाइल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल होता है, लिगेंड होता है, अगर आप इसको एक्सेसिव डाइल्यूट कर दें, काफ़ी ज़्यादा पतला कर दें पानी डालकर, ठीक है, सो क्या कोई इफेक्ट होता है आगे? इफ़ यस, अगर होता है तो जस्टिफाई करें हाउ डाइल्यूशन अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो किस तरह से पोजीशन इक्विलिब्रियम की अफेक्ट होती है पानी डालने से, डाइल्यूट करने से, इन लिगेंड आयन एक्सचेंज रिएक्शन। और ये रिएक्शन का नाम क्या होता है? लिगेंड आयन एक्सचेंज, क्योंकि इसमें सेंटर पे होता है मेटल का आयन और बाहर होते हैं लिगेंड्स जो कि उसको क्या करते हैं, आके सराउंड करते हैं। सो ये रिएक्शन हमने एक जनरली लिख लिया यहाँ पर कि ये मेटल है जो सेंटर पे पड़ा होगा और लिगेंड्स आकर उसको क्या करेंगे, इस तरह से कवर अप करेंगे, सराउंड करेंगे, ठीक है। सो इससे क्या बनेगा? Ml यानी मेटल और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑलराइट, ये कॉम्प्लेक्स है। तो नीचे वही चीज़ लिखी है कि M मेटल है, L लिगेंड है और Ml क्या है? कॉम्प्लेक्स है। नाउ प्लीज़ फोकस। अब हम यहाँ पर मिसाल से समझेंगे, ये जनरल बात कही थी हमने। जो M मेटल आयन है वो कोबाल्ट है, जो L लिगेंड है वो यहाँ पे अमोनिया है, और उससे ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो ये कोबाल्ट और अमोनिया आपस में ऐसे जुड़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये वही वाला ऊपर वाले सवाल में भी हमने इसी की बात की थी। नाउ हमने दोनों साइड को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर मैं आपको इस साइड यानी रिएक्टेंट वाली साइड की बात करूं तो इसमें कोबाल्ट का 1 मॉलिक्यूल है, अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए? 7। तो कहता है लेफ़्ट साइड के ऊपर 7 पार्टिकल हैं, 1 कोबाल्ट का और 6 अमोनिया के, जबकि इस साइड पे ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, यानी उसका एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है। तो राइट साइड पे पार्टिकल कितने हैं? सिर्फ 1, और वो ये कॉम्प्लेक्स खुद है, ठीक है। अब हमें पूछा गया कि अगर हम इस रिएक्शन को डाइल्यूट करें तो इक्विलिब्रियम को क्या होगा, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ पर पढ़ते हैं, व्हेन वी ऐड लॉट ऑफ वाटर, जब हम बहुत सारा पानी ऐड करते हैं यानी हम डाइल्यूशन करते हैं ना, डाइल्यूट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलेट प्रिंसिपल, तो ली-चैटलेट प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होता है? द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स द साइड विद मोर पार्टिकल, तो इक्विलिब्रियम उधर को शिफ्ट होती है जहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल हो। तो बेटे देखें, इस साइड पे 7 पार्टिकल्स हैं और इस साइड पर सिर्फ 1 पार्टिकल है। तो अगर आप डाइल्यूट करेंगे, पानी डालेंगे बहुत सारा, तो इक्विलिब्रियम किधर को जाएगा? ज़्यादा की तरफ, यानी 1 से जाएगा 7 की तरफ, ऐसे। तो ये कम्प्लेक्स जो है वो दोबारा से अमोनिया और कोबाल्ट में टूट जाएगा। सो ये हमने लिख लिया कि ये वो कम्प्लेक्स है, ये टूट जाएगा कोबाल्ट और अमोनिया में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्शन चलना है जिस साइड पे ज़्यादा पार्टिकल हैं, इधर 6 और इधर एक साथ 7 पार्टिकल हो गए, और इधर सिर्फ इसका एक ही पार्टिकल है, तो रिएक्शन इधर से इधर को जाएगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स स्टार्ट ब्रेकिंग अपार्ट, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूटना शुरू हो गया।